नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एमसीक्यू ऑन परचेज प्रोसीजर पार्ट 4 विच आर बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस. These questions also useful for junior accountant officers, accountant inspector, SO, SAS, PNT, LDE and LDCE examinations. वीडियो का पहला क्वेश्चन है 61. ए सबोर्डिनेट अथॉरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट पेटी लॉसेज ऑफ एन अमाउंट अप टू. एक अधीनस्थ प्राधिकारी को निम्न तक की राशि के छोटे नुकसान की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है. ऑप्शन ए ₹20,000, बी ₹10,000, सी ₹5,000, डी ₹2,000. करेक्ट आंसर इज बी ₹10,000. मतलब पैटी लॉसेज छोटे नुकसान हैं, उनको रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है और वो राशि है 10,000 रुपये के तक की. क्वेश्चन नंबर 62. लॉसेज ऑफ रेवेन्यू नीड नॉट बी रिपोर्टेड इफ सच लॉसेज आर ड्यू टू. मतलब राजस्व की हानियों की सूचना देने की आवश्यकता नहीं है यदि इस तरह के नुकसान किसके कारण हैं. ऑप्शन ए मिस्टेक्स इन असेसमेंट discovered too late to permit a supplementary claim. B. Under assessments due to interpretation of the law by a local authority overruled by a higher authority after expiry of time limit under the law. C. Refunds allowed on the ground that the claims were time barred. D. All of the above. इसका सही उत्तर है डी, ऑल ऑफ दी अबव. मतलब राजस्व की हानियों की सूचना देने की आवश्यकता नहीं है. कौन कौन से मामलों में किसके कारण होती है. पहला है मिस्टेक इन असेसमेंट डिस्कवर्ड टू लेट टू परमिट ए सप्लीमेंट्री क्लेम, कि जो गलतियां हैं वो बहुत बाद में पता लगी जबकि उसके लिए सप्लीमेंट्री क्लेम है वो हो चुका है. बी under assessment due to interpretation of the law by a local authority overruled by a higher authority after a expiry of time limit under the law. नियम के अनुसार हायर अथॉरिटी ने नीचे वाली अथॉरिटी को ओवररूल्ड कर दिया है. और तीसरा यहाँ पर है रिफंड्स अलाउड ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेम्स वर टाइम बार्ड. क्लेम टाइम बार्ड हो गए हैं और रिफंड अलाउ हो गया है तो उनको सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, वो डिस्पोज्ड ऑफ हो जाएंगे लॉसेज. क्वेश्चन नंबर 63. केसेज इन्वॉल्विंग सीरियस इरेगुलरिटीज शैल बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ. यानी कि गंभीर अनियमितताओं से जुड़े मामलों को निम्नलिखित के संज्ञान में लाया जाएगा. ए फाइनेंशियल एडवाइजर और चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न्ड. बी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सी बोथ ए एंड बी. डी नन ऑफ दी अबव. करेक्ट आंसर इज सी बोथ ए एंड बी. गंभीर अनियमितताओं से जुड़े मामलों को निम्नलिखित के संज्ञान में लाया जाएगा. पहला है फाइनेंशियल एडवाइजर और चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न, या कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है. इनको गंभीर अनियमितताएं हैं वो संज्ञान में लाना जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन 64. ऑल लॉसेज ड्यू टू सस्पेक्टेड फायर, थेफ्ट, फ्रॉड etc. shall be reported to the police for investigation if the amount of loss exceeds. यानी कि संदिग्ध आग, चोरी, धोखाधड़ी आदि के कारण होने वाली सभी हानियों की सूचना पुलिस को जांच के लिए दी जाएगी यदि नुकसान की राशि से अधिक है. कितने से अधिक है. ए ₹10,000, बी ₹25,000, सी ₹50,000, डी ₹1,00,000. इसका सही उत्तर है सी ₹50,000. अगर आग से, चोरी से या धोखाधड़ी की वजह से 50,000 से ज्यादा लॉसेज होते हैं तो पुलिस में रिपोर्ट करना जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 65.
All losses of immovable property caused by fire, flood, cyclone, earthquake, or other natural causes shall be reported at once if the value of loss exceeds, मतलब कि आग, बाढ़, चक्रवात, भूकंप या अन्य प्राकृतिक कारणों से अचल संपत्ति के सभी नुकसान एक बार में सूचित किया जाएगा यदि नुकसान का मूल्य अधिक है। कितने से अधिक? ऑप्शन ए ₹50,000, बी ₹1 लाख, सी ₹5 लाख, डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज ए ₹50,000। आग से, बाढ़, चक्रवात, भूकंप या अन्य प्राकृतिक कारणों से अचल संपत्ति का नुकसान होता है 50,000 रुपये से ज्यादा, तो उसको हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना जरूरी है। Question number 66. The Controller General of Accounts is responsible for prescribing the form of accounts of the Union and States in terms of Article Dash of the Constitution of India. मतलब है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद रिक्त स्थान के अनुसार लेखा महानियंत्रक संघ और राज्यों के खातों के रूप को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। कौन सा आर्टिकल? ए आर्टिकल 112, बी आर्टिकल 118, सी आर्टिकल 150, डी आर्टिकल 151। तो इसका सही उत्तर है सी आर्टिकल 150। भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार लेखा महानियंत्रक संघ और राज्यों के खातों को रूप को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। रूल 76 ऑफ जीएफआर डील्स विद। जीएफआर का नियम 76 संबंधित है किससे? ए फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, बी पीरियड ऑफ अकाउंट्स, सी मेन डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंट्स, डी करेंसी ऑफ अकाउंट्स। करेक्ट आंसर इज डी करेंसी ऑफ अकाउंट्स। रूल 76 ऑफ जीएफआर जनरल फाइनेंस रूल है, वो संबंधित है करेंसी ऑफ अकाउंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। ओरिजिनल वर्क्स डज नॉट इंक्लूड। मूल कार्यों में शामिल नहीं है। कौन से कार्य? ए ऑल न्यू कंस्ट्रक्शंस, बी एडिशंस एंड अल्टरेशंस टू एग्जिस्टिंग वर्क्स, सी स्पेशल रिपेयर्स टू न्यूली परचेज्ड और प्रीवियसली अबंडन्ड बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स, डी वर्क्स अंडरटेकन टू मेंटेन बिल्डिंग एंड फिक्सचर्स। इसका सही उत्तर है डी वर्क्स अंडरटेकन टू मेंटेन बिल्डिंग एंड फिक्सचर्स। ये मूल कार्य में ओरिजिनल वर्क में शामिल नहीं किए जाते, बाकी सारे कार्य है वो शामिल किए जाते हैं, जैसे कि ऑल न्यू कंस्ट्रक्शंस, एडिशंस, अल्टरेशंस टू एग्जिस्टिंग वर्क और स्पेशल रिपेयर टू न्यूली परचेज्ड और प्रीवियसली अबंडन्ड बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 69। A ministry or department at its discretion may directly execute repair work estimated to cost up to। मतलब कि एक मंत्रालय या विभाग अपने विवेक पर अनुमानित लागत तक मरम्मत कार्यों को सीधे निष्पादित कर सकता है। कितने राशि तक? ए ₹10 लाख, बी ₹20 लाख, सी ₹30 लाख, डी ₹50 लाख। इसका सही उत्तर है सी ₹30 लाख। कोई भी मंत्रालय विभाग है अपने स्वयं के विवेक पर 30 लाख तक के कार्य, मरम्मत कार्य है वो करवा सकती है। क्वेश्चन नंबर 70। द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित एक लोक निर्माण संगठन नहीं है। कौन सा नहीं है? ए सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, सी इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, डी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर इज सी इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस। वो कोई पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन है वो पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन है। सीपीडब्ल्यूडी है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, एमईएस, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ है, वो भी पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71।
अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन। अचल संपत्तियों का लेखा जोखा रखना आवश्यक है, किस में रखेंगे? ए फॉर्म जीएफआर 18, बी फॉर्म जीएफआर 22, सी फॉर्म जीएफआर 23, डी फॉर्म जीएफआर 24। करेक्ट आंसर इज बी फॉर्म जीएफआर 22। अचल संपत्तियों का लेखा जोखा है वो जनरल फाइनेंशियल रूल के फॉर्म 22 में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, सरप्लस और ऑब्सोलीट और अनसर्विसेबल गुड्स शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय ऑब्टेनिंग बिड थ्रू एडवर्टाइज्ड टेंडर और पब्लिक ऑक्शन इफ द असेस्ड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ सच गुड्स एक्सीड्स। मतलब है अधिशेष या अप्रचलित या अनुपयोगी माल का निपटान विज्ञापित निविदा या सार्वजनिक निविदा के माध्यम से बोलियां प्राप्त करके किया जाना चाहिए यदि ऐसे माल का मूल्यांकन अवशिष्ट मूल्य से अधिक है। कितने अवशिष्ट मूल्य से अधिक है? ऑप्शन है ए ₹1,00,000, बी ₹1.50 लाख, सी ₹2 लाख, डी ₹2.50 लाख। इसका सही उत्तर है सी ₹2 लाख। मतलब 2 लाख से अधिक अवशिष्ट मूल्य से वैल्यू कोई आइटम सामान की है तो उसको एडवर्टाइज या सार्वजनिक नीलामी के द्वारा बेचा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, ए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में एट इट्स डिस्क्रिशन मेक परचेजेस बाय इश्यूइंग परचेज ऑर्डर्स कंटेनिंग बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर ए वैल्यू अप टू। यानी कि एक मंत्रालय या विभाग अपने विवेक पर बुनियादी नियमों और शर्तों वाले खरीद आदेश जारी करके अधिकतम मूल्य के लिए खरीद कर सकता है। कितने मूल्य तक? ए ₹3 लाख, बी ₹2.5 लाख, सी ₹1 लाख, डी ₹50,000। करेक्ट आंसर इज बी 2.5 लाख। मतलब कि 2.5 लाख तक की परचेज है वो अपने विवेक पर बुनियादी नियमों और शर्तों के आधार पर खरीद कर सकता है मंत्रालय या विभाग। क्वेश्चन नंबर 74, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट वेयर नेसेसरी शुड बी एग्जीक्यूटेड विद इन डैश ऑफ द इश्यू ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अर्थ है अनुबंध दस्तावेज जहां आवश्यक हो निष्पादित होना चाहिए स्वीकार पत्र के जारी होने के कितने दिनों के भीतर? ए 7 days, बी 15 days, सी 21 days, डी 30 days। करेक्ट आंसर इज सी 21 days। अनुबंध दस्तावेज जहां आवश्यक हो निष्पादित होना चाहिए कितने दिनों के अंदर? जहां स्वीकार पत्र जारी हो चुका है तो 21 दिनों के अंदर वो निष्पादित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75, ग्रांट इन एड towards administrative expenditure on pay and allowances of the personnel of the voluntary organization should not exceed dash percent of the approved administrative expenditure। मतलब कि स्वैच्छिक संगठन के कर्मियों के वेतन और भत्तों पर प्रशासनिक व्यय के लिए अनुदान सहायता अनुमोदित प्रशासनिक व्यय के डैश प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? ए 20%, बी 25%, सी 30%, डी 40%। इसका सही उत्तर है बी 25%। स्वैच्छिक संगठन के कर्मियों के वेतन और भत्तों पर प्रशासनिक व्यय के लिए अनुदान सहायता अनुमोदित प्रशासनिक व्यय के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76, autonomous organizations with a budgetary support of more than dash are required to enter into a memorandum of understanding with the administrative ministry oblique department spelling out the performance parameters। यानी कि स्वायत्त संगठनों को रिक्त स्थान से अधिक के बजटीय समर्थन के साथ प्रशासनिक मंत्रालय विभाग में प्रदर्शन मानकों के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? ए ₹10 करोड़, बी ₹5 करोड़, सी ₹2 करोड़, डी ₹1 करोड़।
इसका सही उत्तर है बी, ₹5 करोड़। स्वायत्त संगठनों को 5 करोड़ से अधिक के बजटीय समर्थन के साथ प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग प्रदर्शन मानकों के लिए राशि स्वीकृत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 77, ए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ द ग्रांट इन एड इज टू बी सबमिटेड इन, मतलब सहायता अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है कौन से फॉर्म में? ए फॉर्म GFR 11, बी फॉर्म GFR 12A, सी फॉर्म GFR 12B, डी फॉर्म GFR 12C। इसका सही उत्तर है डी, फॉर्म GFR 12A। इसमें सहायता अनुदान का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है वो भर करके जमा करना होगा। क्वेश्चन नंबर 78, ए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ द ग्रांट इज टू फर्निश्ड विद इन डैश ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अर्थ है अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति के डैश के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कितने महीनों के भीतर? ए 3 मंथ्स, बी 6 मंथ्स, सी 9 मंथ्स, डी 12 मंथ्स। इसका सही उत्तर है डी 12 मंथ्स। अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 79, द प्रोविजन रिलेटिंग टू डिपॉजिट ऑफ फंड्स इन द बेनिफिशरीज बैंक अकाउंट अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT स्कीम इज कंटेन्ड इन, यानी कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि जमा करने से संबंधित प्रावधान निहित है GFR के कौन से रूल में? ऑप्शन है ए रूल 212(1), बी रूल 236, सी रूल 241, डी रूल 245। इसका सही उत्तर है सी, रूल 241। DBT है उसकी धनराशि डायरेक्ट खाते में जमा करने का प्रावधान है वो GFR के रूल 241 में निहित है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 80, ग्रांट इन एड फॉर द प्रोविजन ऑफ एमेनिटीज और रिक्रिएशनल और वेलफेयर फैसिलिटीज टू द स्टाफ ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट आर रेगुलेटेड बाई, यानी कि सुविधाओं के प्रावधान के लिए सहायता अनुदान या के कर्मचारियों के लिए मनोरंजन या कल्याण सुविधाएं भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए एमिनिटीज और रिक्रिएशनल और वेलफेयर फैसिलिटीज हैं वो निर्धारित है कौन से GFR के अंदर आएंगी? ए GFR 245(1), बी GFR 245(2), सी GFR 245(3), डी सेपरेट ऑर्डर्स। इसका सही उत्तर है डी, सेपरेट ऑर्डर्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए और आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।